वेलकम बैक। आज हम क्लास 12th की हिंदी बुक आरोहों के पद्य भाग में संकलित कविता पतंग के अंदर से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर छाट कर लेके आए हैं। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको संपूर्ण कविता का एक्सप्लेनेशन, अभ्यास के प्रश्न उत्तर और इंटरनल क्वेश्चन आंसर 2-3 मार्क्स वाले करवाए। अब हम एमसीक्यू के फॉर्म में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस लेकर आए हैं। पहले मैं आपको इन शॉर्ट्स में कविता के विषय में बता देती हूँ, जिससे आप इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। पतंग कविता आलोक धनवा जी द्वारा लिखी गई है। यह कविता उनके काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है से ली गई है। इस कविता में कवि ने बाल सुरक्षा और उनके उमंगों और उत्साहों का वर्णन किया है। यहाँ पर प्रकृति का भी मनमोहन वर्णन किया गया है। इस कविता में भाद्र मास के जाने और शरद ऋतु के आगमन पर भी जो खुशियाँ हरियाली चारों ओर फैलती है, उसका वर्णन किया गया है। आलोक धनवा जी की इस कविता में केवल तीसरे भाग को ही क्लास 12th में सम्मिलित किया गया है। यहाँ कवि ने पतंग के माध्यम से बाल सुलभ उमंगों का वर्णन किया है। यह कविता धीरे धीरे पाठकों को ऐसे बिंबों की ओर ले जाती है जो प्रकृति की ओर चमकीला इशारा करती है। आप देखिए, आलोक धनवा जी ने कविता के माध्यम से कितने अच्छे भाव व्यक्त किए हैं। वे यहाँ पर पतंग के माध्यम से बहुत कुछ बताना चाहते हैं। और अब इस वीडियो में हम पतंग कविता के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर को 1 वर्ड में करेंगे। अब प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना और सोल्व करना। तो चलिए, पतंग कविता के कवि कौन है? सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस कविता के कवि कौन है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब हम कोई भी चैप्टर, कविता, काव्य, गद्य कुछ भी करते हैं, जब हम चैप्टर का नाम पढ़ते हैं तो हमें उसी टाइम हमने कवि का नाम, लेखक का नाम हमें पढ़ना चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि हम कवि का नाम पढ़ना भूल जाते हैं और आखिरी में क्वेश्चन ही यही आ जाता है। पतंग कविता के कवि का कौन है? आलोक धनवा जी। पतंग कविता के माध्यम से कवि ने क्या बताने की कोशिश की है? बच्चों और पतंग के बीच के गहरे संबंध को। आसमान कब एकदम साफ, स्वच्छ व निर्मल होता है? शरद ऋतु में। कवि ने तेज बौछारें गई कहकर किस माह के बीत जाने की बात की है? भाई, तेज बौछारें बारिश किस मौसम में आती है? किस मौसम के बीत जाने की बात कही है? भादो मास की। शरद ऋतु की सुहानी सुबह। आकाश में छाई लालिमा को देखकर कवि को कैसा प्रतीत होता है? शरद ऋतु की सुहानी सुबह शुरू होती है, पहली सुबह आती है, आकाश में लालिमा छा जाती है। आप लोगों ने कविता पढ़ी है तो आपको जरूर पता होगा कि किससे उसका कंपैरिजन किया गया है। जैसे खरगोश की लाल लाल आंखों के साथ। शरद ऋतु में आकाश में छाई लालिमा किसकी भांति लग रही है? अब ये क्वेश्चन की फॉर्म बदल दी, पर आंसर वही है इसका, खरगोश की लाल आंखों की भांति। खरगोश की आंखों जैसे लाल सवेरा में कौन सा अलंकार है? अब उन्होंने एक ही लाइन के ऊपर 3 क्वेश्चन बना दिए कि खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा, उपमा अलंकार। पिछले साल की शरद ऋतु में इस साल की शरद ऋतु के आने तक बीच में कई ऋतुएं भी आई और गई। कवि ने उन सभी ऋतुओं को किसके नाम, किसके चीज का नाम दिया? उन ऋतुओं के आने के लिए शरद ऋतु जब आती है 1 साल के बाद, तो किसके साथ उनका नाम लिया है? पुल का। जब शरद ऋतु काफी टाइम के बाद आती है तो वो कई तरह के पुलों को पार करते हुए आती है। सभी पुलों को पार करते हुए कौन सी ऋतु आई? अब यहाँ पे क्वेश्चन की फॉर्म बदल दी इन्होंने। पहले तो पूछा कि
पुल का शरद ऋतु में वो हुआ है, और अब पुलों को पार करते हुए कौन आता है? शरद ऋतु। पुलों के पार में कौन सा अलंकार है? पै पै की पुनरावृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार। शरद ऋतु में आसमान में चारों ओर फैली चमकीली सूरज की किरणें कवि को कैसी प्रतीत होती है? कैसी प्रतीत होती है? किसी साइकिल की भांति। किसी साइकिल की भांति। सुनहरे सूरज में कौन सा अलंकार है? सुनहरे सूरज में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सह की पुनरावृत्ति हुई है। कवि ने शरद ऋतु की तुलना किससे की है? शरद ऋतु की तुलना किससे की है? साइकिल चलाने वाले किसी छोटे बच्चे से। साइकिल चलाने वाले किसी छोटे बच्चे से, जो चमकीली साइकिल पे आता है और घंटी जोर जोर से बजाता है, क्योंकि छोटे बच्चे को नहीं पता तो बार बार घंटियों को बजाता ही रहता है। इसलिए शरद ऋतु की तुलना कवि ने साइकिल से की है। शरद ऋतु क्या चलाते हुए आया? साइकिल। शरद आया पुलों को पार करते हुए, पंक्ति की विशेषता बताएं। शरद आया में शरद ऋतु का मानवीकरण किया है। यहाँ पर शरद ऋतु को पुलों को पार करते हुए मानवीकरण किया हुआ है, क्योंकि इंसान पुलों को पार करते हुए आते हैं, यहाँ ऋतु पुलों को पार करते हुए आ रही है, यानी शरद ऋतु को इंसान के साथ मानवीकरण किया गया है। बच्चे पतंगों के साथ साथ किसे सहारे आकाश में उड़ते हैं? बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं आकाश में तो किसे सहारे आकाश में उड़ते हैं, यानी खुद भी कैसे आकाश में उड़ते हैं, क्या चीजों के साथ वो आकाश में उड़ते हैं? बाल सुलभ कल्पनाओं व उम्मीदों के। जब वो पतंग उड़ाते हैं तो उनके मन में भी भावनाओं, उनकी काल्पनिक भावनाएं उत्पन्न हो जाती है कि हम भी आकाश में उड़ रहे हैं। उम्मीद होती है उनकी, हम भी आकाश की ऊंचाइयों को छुएंगे पतंग की भांति। सबसे तेज बौछारे गई, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई साइकिल तेज चलाते हुए, चमकीले इशारों से बुलाते हुए। इन सब में क्या समानता है? इन सब में दृश्य बिंब है। इन सब लाइनों में दृश्य बिंब है, यानी देख। सबसे तेज बौछारे गई, यानी हम बारिश को देख सकते हैं। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, लाल सवेरा यानी आकाश में लालिमा जो छाई हुई है उसे भी हम अपनी आंखों से देख सकते हैं कि वो खरगोश की आंखों की तरह किस तरह लाल है। शरद आया यानी शरद ऋतु आएगी तो उसको भी हम देख सकते हैं। पुलों को पार करते हुए, अपनी नई साइकिल तेज चलाते हुए, वो साइकिल पर तेज चलते हुए आएगा, बैठकर पुलों को पार करते हुए आएगा, सब दृश्य हम देखेंगे। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, जब शरद ऋतु आता है और बच्चों को चमकीले इशारों से बुलाता है पतंग उड़ाने के लिए, वो भी दृश्य हम देखते हैं। इसलिए यहाँ पर दृश्य बिंब है। शरद क्या बजाता हुआ आता है? क्या बजाता है? वो साइकिल पे बैठा हुआ आता है तो घंटी। घंटी जोर से बजाते हुए पंक्ति की विशेषता बताए। कौन सी, क्या विशेषता है उसकी? यह श्रव्य बिंब है, घंटी को हम सुनते हैं। जोर जोर में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जोर जोर, बीच में स्लैश आ गया, जोर जोर। शरद ऋतु में एकदम साफ स्वच्छ आकाश और सुहाना मौसम कवि का कौन सा कैसा प्रतीत होता है? मुलायम। शरद ऋतु में जब मौसम साफ हो जाता है भाद्रपद की बारिश के बाद, तो आकाश कैसा हो जाता है? एकदम मुलायम, रुई जैसा कोमल, साफ सुथरा, बादल छट जाते हैं। कौन सी ऋतु आकाश को एकदम मुलायम बना देती है, यानी रुई जैसा कोमल बना देती है? शरद ऋतु। उस ऋतु में आकाश में कोई भी काली घटा नहीं होती, साफ सुथरा नीला आसमान होता है। आकाश को एकदम मुलायम किसने बनाया? बालक शरद ने। यहाँ शरद ऋतु को बालक के रूप में बताया गया है कि बालक शरद ने आकाश को एकदम
मुलायम बनाया है। यहाँ पे आप बालक शरद ना लिख के शरद ऋतु भी लिख सकते हैं। बालक शरद बच्चों के झुंड को कैसे इशारे करके बुलाता है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, बालक शरद कौन है भाई? कविता में तो हमें नहीं बताया गया कि ऐसा कोई बालक का नाम भी है, पर यहाँ बालक शरद शरद ऋतु को ही बोला गया है। बच्चों के झुंड को कौन बुलाता है कविता में? शरद ऋतु। तो ये बालक शरद उसी को ही बोला गया है। तो कैसे बुलाता है? इशारा करके। कौन से इशारा करते हैं वो? चमकीले। कविता में चमकीले विशेषण किसके लिए प्रयोग हुआ है? इशारों के लिए। पतंग कविता के आधार पर बताएं कि चमकीले इशारों से कौन किसको बुला रहा है। बालक शरद पतंग उड़ाने वाले बच्चों को बुला रहा है। पतंग कविता के आधार पर हमें क्या बताना है कि शरद ऋतु चमकीले इशारे करके किसको बुला रहा है? बच्चों को पतंग उड़ाने के लिए। बालक शरद ने आकाश को एकदम मुलायम क्यों बनाया? ताकि बच्चे पतंग उड़ा सके। शरद ऋतु क्या चाहती थी? ये इसमें क्वेश्चन की फॉर्म पूछी गई है। बालक शरद क्या चाहता है? दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन पतंग आसमान में ऊंची उड़े। कि वो ये चाहता था कि जो सबसे हल्की है और रंग बिरंगी है, पतंग में एक पतला सा कागज लगता है, वो आसमान में उड़े। दुनिया के सबसे पतले कागज और बांस की सबसे पतली कमानी से क्या बनाई जाती है? क्या बनाई जाती है? पतले सबसे पतले कागज से और कुछ नहीं बनता, रंगीन पतंग। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए मैं कौन सा बिंब है? स्पर्श बिंब। पतंग ऊपर उठ सके में कौन सा बिंब है? दृश्य बिंब। कवि ने पतंग उड़ाते बच्चों को दौड़ने, भागने और खुशी से उछलने की तुलना किससे की है? बताओ। कवि ने बच्चों को, जैसे बच्चे पतंग उड़ाते दौड़ते हैं, भागते हैं, खुशी से उछलते हैं, तो इसकी तुलना किससे की है? कपास के साथ, रुई के साथ। यहाँ कपास को कोमल से कंपैरिजन किया गया है। पतंग कविता में कपास किसका प्रतीक है? कोमलता का। कवि ने बच्चों की तुलना कपास के साथ क्यों की है? क्योंकि बच्चों का मन व भावनाएं कपास की तरह ही स्वच्छ, कोमल और पवित्र होती है। पतंग के पीछे भागते बच्चों की निर्मलता, कोमलता व पवित्रता को कौन छूना चाहता है? कौन छूना चाहता है? उनके बच्चों की निर्मलता को, कोमलता को, पवित्रता के उनके पैरों को कौन छूना चाहता है? पृथ्वी। पृथ्वी किनके बेचैन पैरों के पास घूमती हुई आती है? किसके पास आती है पृथ्वी घूमते हुए? बच्चों के। जब बच्चे पतंग उड़ाते उड़ाते चारों ओर घूम जाते हैं, इधर उधर ऊपर नीचे सब जगह घूम जाते हैं, तो उन्हें जमीन, पृथ्वी भी थोड़ी नजर आती है, तो पृथ्वी घूमती हुई उनके पैरों के नीचे आ जाती है। पतंग उड़ाने के लिए इधर उधर दौड़ते भागते बच्चों को किस चीज का पता नहीं रहता? पैरों के नीचे की कठोर जमीन का। इसमें क्या है कि हम छत पे बच्चे पतंग उड़ाते हैं, छत की जमीन कितनी कठोर होती है, पर पतंग उड़ाते टाइम उनको उसका भी अंदाजा नहीं रहता, वो उसे कोमल समझकर बस पतंग ही उड़ाते रहते हैं। पतंग के साथ बच्चे कैसे दौड़ते हैं? बेसुध होकर। पतंग जैसे जैसे हवा के झोंकों से जहाँ जाएगी बच्चे उसी तरफ ही हो जाते हैं। दाएं जाएगी तो दाएं हो जाते हैं, बाएं जाएगी तो बाएं हो जाते हैं। उन्हें सुध ही नहीं होता कि हम छत पे किस साइड जा रहे हैं, किस साइड नहीं जा रहे हैं। बच्चे पतंग की डोर खींचते खींचते कहाँ तक पहुंच जाते हैं? छत के एकदम किनारे तक। छतों के खतरनाक किनारों में किस बात का भय बना रहता है? गिरने का। जब बच्चे पतंग उड़ाते उड़ाते छतों के किनारों पे, मुंडेरों पे खड़े हो जाते हैं, तो उनके नीचे गिरने का डर लगा रहता है। आसमान की ऊंचाइयों पर लहराती पतंग बच्चों के दिलों को किससे भर देती है? उत्साह, उमंग और खुशी से। आसमान की ऊंचाइयों पर जब उन बच्चों की पतंग आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंच जाती है, तो वो इतने खुश होते हैं कि हमने इतनी ऊंची पतंग उड़ा दी, हमारी पतंग आसमान को छूने लग गई। तो बहुत खुशी, उमंग और उत्साह से भर जाते हैं।
पतंग के पीछे तेजी से दौड़ते भागते बच्चों के पैरों से होने वाली आवाज कवि को कैसी प्रतीत होती है? जब बच्चे भागते हैं, दौड़ते हैं, इधर उधर छतों पे कूदते हैं, तो उस पे साउंड होता है, तो वो साउंड कैसा महसूस होता है कवि को? मृदंग के समान। पतंग उड़ाने वाले बच्चे चारों दिशाओं को किससे समान बजाते हैं? पतंग उड़ाते हैं जो बच्चे, वो चारों दिशाओं को किसके समान बजाते हैं? मृदंग के समान। क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, आपको समझ के सोच के फिर आंसर देना है कविता को याद करके। कवि ने बच्चों के पतंग के पीछे एक जगह से दौड़ लगाकर दूसरी जगह व थोड़ी देर बाद दूसरी जगह से पहली जगह पर पहुंचने की तुलना किससे की है? झूला झूलने से। जिस प्रकार झूला आगे पीछे, कभी वो आगे जाता है, कभी पीछे जाता है, कभी थोड़ी दूर पे आके वापसी आ जाता है, इसी तरह बच्चे भी पतंग उड़ाते हैं तो कभी इस जगह चले जाते हैं, कभी उस जगह चले जाते हैं, कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे जाते हैं। दौड़ लगाकर एक जगह से दूसरी जगह भागते बच्चों का वेग किस तरह लचीला होता है? बच्चों का शरीर लचीला होता है, वो किसी भी तरह अपने आप को मोड़ सकते हैं। जैसे पेड़ की टहनी लटकी हुई होती है, टूटती नहीं है, पर उसको हम वो हवा से हिलती डुलती रहती है। इसी तरह बच्चों का शरीर भी इधर उधर मुड़ता रहता है, बहुत ही लचीला होता है। पतंग कविता में बच्चों के शरीर के लचीलेपन को कैसे बताया गया है? पेड़ की डाल के लचीलेपन जैसा। पृथ्वी घूमती हुई आती है, उनके बेचैन पैरों के पास की क्या विशेषता है? यहाँ पृथ्वी का मानवीकरण किया गया है। यहाँ पृथ्वी का मानवीकरण किया गया है। पृथ्वी को बच्चों के पैरों के साथ कंपेयर किया गया है। पतंगबाजों के पैर कैसे हैं? बेचैन। पतंगबाजों के पैर एक जगह टिक कर नहीं रहते, वो बेचैन होते हैं, कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए और डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। बच्चों को छतों से नीचे गिरने से कौन बचाता है? उनके रोमांचित मन के अंदर की खुशी व उनके शरीर का लचीलापन। बच्चों के रोमांचित शरीर का संगीत क्या करता है? उनको छतों से नीचे गिरने से बचाता है। पतंगों के धड़कती ऊंचाइयां बच्चों के साथ क्या करती है? उन्हें थाम लेती है। क्या करती है पतंगों की ऊंचाइयां? बच्चों को डोरी से थामे रखती है। पतंगों की ऊंचाई कैसे बताई गई है? धड़कती हुई। बच्चे अपनी पतंग के साथ आसमान में कैसे उड़ते हैं? अपने रंध्रों के सहारे, यानी अपनी कल्पनाओं, भावनाओं व खुशी के सहारे। धड़कती ऊंचाइयां पंक्ति की क्या विशेषता है? इसमें दृश्य बिंब है। पतंगों के साथ वो भी उड़ रहे हैं से कवि का क्या आशय है? बच्चों के मन में आकाश छू लेने का एहसास। बच्चे किन के साथ उड़ रहे हैं? किन के साथ उड़ रहे हैं बच्चे? यहाँ पर बच्चे इस कविता में बच्चे किन के साथ उड़ रहे हैं? पतंगों के साथ आसमान तक जाना चाहते हैं। बच्चे और निडर कब हो जाते हैं? वे बच्चे पतंग उड़ाते हैं, उड़ाते उड़ाते वो निडर कैसे हो जाते हैं? बच्चे जब वो छत से गिरकर बच जाते हैं तो उनमें निडरता का भाव उत्पन्न हो जाता है। फिर वो नए सुनहरे सूरज की तरह खड़े होते हैं। अगली बार उन्हें छत पर से गिरने का डर भी नहीं होता। पतंग उड़ाते बच्चे छतों से किनारों से नीचे गिर जाते हैं और बच जाते हैं तो क्या होता है? उनकी उनके अंदर आत्मविश्वास और अधिक बढ़ जाता है, उनका डर खत्म हो जाता है, वो निडर हो जाते हैं। अब वो उस काम करने के लिए और भी ज़्यादा तत्पर हो जाते हैं कि अब हमें कुछ नहीं होगा, इस काम को करेंगे तो हमें कुछ नहीं होगा। गिरकर बच जाते हैं में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार।
बच्चे छत के किनारे से एक बार गिर जाने के बाद पुनः क्या करते हैं? वो दुगने उत्साह, साहस व निडरता के साथ अगले दिन सुबह फिर छत पर आकर पतंग उड़ाने लगे। तो इस तरह हमने देखा ये छोटे छोटे क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के जरिए कवि ने पूरी ही कविता इसके अंदर उतार दी है। इसमें कविता ने एक एक लाइन का, एक एक वर्ड का क्वेश्चन बना के आपके सामने प्रस्तुत किया है। एक एक बात को हमने इसकी कवि क्वेश्चंस के जरिए आप लोगों तक पहुंचाया है। हमारा मोटिव यही है कि आप इन क्वेश्चनों को पढ़ो और इन क्वेश्चनों के माध्यम से आप कविता को अच्छे तरह से समझो, जिससे कि आप कविता को, उनके क्वेश्चंस को पेपर में आने के बाद अच्छे से सॉल्व कर पाओ। तो यहाँ हमने आपको बहुत सारे वेरी शॉर्ट आंसर, प्रश्न उत्तर और इनके माध्यम से आपको कविता की पूरी समझ आ गई होगी। हमने इससे पहले वीडियो में आपको कविता का एक्सप्लेनेशन दिया, उनके भावार्थ प्रसंग को बताया, उसमें यूज होने वाले सभी अलंकारों को, दृश्यों को, सब चीज़ों को, एक एक चीज को हमने एक्सप्लेन किया। हमने यह भी बताया किस तरह आलोक धनवा जी ने बच्चों को और प्रकृति का आपस में कंपैरिजन करा, किस तरह भाद्र मास का शरद ऋतु का कंपैरिजन करा कि काली रात जाने के बाद, बारिश बंद होने के बाद शरद ऋतु का आगमन होता है। शरद ऋतु में कैसे प्रकृति चारों ओर हरियाली फैलाती है, हर चीज को हमने आपको खोल के बताया। हमने आपको इसमें अभ्यास के क्वेश्चन भी कराए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराए। हमने इंटरनल चैप्टर के अंदर से लॉन्ग, शॉर्ट, इंटरनल सभी तरह के क्वेश्चंस निकाल कर आपको बता दिए। अब हम इस वीडियो में भी हमने वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपको समझाए, और आशा है कि आपको समझ आ भी गए होंगे। उसके साथ ही हमारा यह वीडियो समाप्त हुआ। हम फिर आएंगे अपने नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।